आज का जो एनालिसिस है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर हम कुछ ऐसी डिटेल्स को कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एक एवरेज आंसर को काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो। इसके साथ-साथ कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं हैंडराइटिंग को लेके, स्ट्रक्चर को लेके, प्रेज़ेंटेशन को लेके, वो सारी डिटेल्स भी इस एनालिसिस के थ्रू आप बेहतर समझ पाओगे कि कितना आपको हैंडराइटिंग्स को लेके डराया जा रहा है या फिर आपको ये जो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स ये सब के नाम पे डराया जा रहा है, वो किस हद तक सही है। तो इसी के साथ एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। जो भी आपका ओपिनियन है वो ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको वैल्यू मिल रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसके साथ हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपर्स है हमारे पास, एक साइड पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 3 आकाश धुल। इनके मेंस में 864 मार्क्स थे। दूसरे साइड पे हमारे पास है मोनिका श्रीवास्तव। इनके मेंस में 819 मार्क्स थे। और आज जो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, वो होने वाला है जीएस पेपर 3 के लिए। तो क्वेश्चन है, एनालाइज द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 पार्ट्स में है। कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे उसने सिंपली फैक्टर्स को लिस्ट करने की बात कर दी है, इसको लिस्ट कर दो। जिसने कंट्रीब्यूट किया है किसके अंदर, सेंट्रल थीम होने वाली है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सेंट्रल थीम हो जाएगी। इसके साथ-साथ एडिशनल डिटेल कहाँ की देनी है, पास्ट डिकेड के अंदर कौन से इनिशिएटिव, कौन से चेंजेस, कौन से ट्रेंड्स आपको दिखे, उन पे आपको बात करनी है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखते हैं दोनों टॉपर्स ने इसको कैसे अप्रोच किया। इसके साथ-साथ अगर आप ये एनालिसिस को डाउनलोड करना चाहते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है, इसको जॉइन करके आप ये फाइल एक्सेस कर सकते हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस और देखते हैं इसमें कैसे इन्होंने अप्रोच किया। लेफ्ट साइड में रैंक 3 की कॉपी होने वाली है, राइट साइड में रैंक 16 की कॉपी होने वाली है। और कंपैरेटिव एनालिसिस है तो हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि लीनियर वे में हम इसको देखें। तो साइड बाय साइड कंपैरिज़न से आपको बेटर पिक्चर मिलती है और आप समझ पाते हो कि किसने बेहतर पॉइंट्स रखे हैं, किसके अच्छे पॉइंट्स थे। तो इसलिए हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन दोनों के ही सेम होने वाले हैं, आंसर में डिफरेंस दिखेगा और वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है? एज़ पर ओईसीडी इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनिशन दे दी गई। बेसिक सी डेफिनिशन है, रिसोर्सेज़ को बाँटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और सोसाइटी को हम ग्रो करेंगे। ये बेसिक सी डेफिनिशन है इंक्लूसिव ग्रोथ की। इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, ओईसीडी का नाम मेंशन कर दिया। अब ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनिशन है, ऐसी डेफिनिशन लगभग सारी ऑर्गेनाइज़ेशन आपको देती हुई मिल जाएँगी। तो आप किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हो। वर्ल्ड बैंक को लिख दो, आईएमएफ को लिख दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वही यहाँ पे इन्होंने किया है। दूसरी साइड इनका इंट्रोडक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, इंट्रोडक्शन देखने से पहले, और वो इम्पोर्टेंट भी है। आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जो हैंडराइटिंग को लेके काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ पे आपके आँखों के सामने है, ये जो आंसर है, इन्होंने अपने मेंस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा पहले नहीं लिखा है। इन्होंने कुछ 20-25 दिन पहले लिखा होगा। अब ऐसे में 20 दिन में कोई बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट तो कर नहीं लेगा। और यहाँ पे आप जो हैंडराइटिंग देख रहे हो, ऐसी कोई बहुत ख़ास हैंडराइटिंग भी नहीं है, जिसको आप ऐसा कंसीडर करो कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। बस हाँ, इतना है कि समझ आ रहा है और कहीं-कहीं तो थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पे कुछ-कुछ वर्ड्स में दिक्कत हो रही है। यहाँ से क्या पता लगता है कि हैंडराइटिंग उतना भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है। बेशक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना कहा जाता है। क्योंकि अगर हैंडराइटिंग वालों की बात करोगे, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, उनके हिसाब से तो इस हैंडराइटिंग पे आपको मार्क्स ही नहीं मिलने चाहिए, अगर उनके हिसाब से जाओगे तो। तो जिसकी भी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। कंटेंट पे काम करो, स्ट्रक्चर पे काम करो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे से हैंडराइटिंग को लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिसको लगता है कि उसकी हैंडराइटिंग खराब है, उसको ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। और अब हम इनका इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनिशन ये बेसिक सी दी गई है। सोसाइटी में कैसे बेनिफिट होगा, कैसे इंक्लूजन होगा, वो सब। यहाँ से इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया। इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन टू 331 लाख करोड़ रुपीज़ ऑन पाथ ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को बता दिया और पाथ क्या है हमारा? हमारा पाथ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये समझो, ये जो ग्रोथ इन्होंने बताई है, ये ग्रोथ ऐसा नहीं है कि 1 दिन की ग्रोथ है या फिर 1 साल की ग्रोथ है। ये पास्ट डिकेड की ही ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ कैसे आप मेज़र करोगे? लंबे टाइम फ्रेम के लिए करोगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पिछला जो डिकेड था, उसके अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट दिखा है और इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। जनरली हम क्या देखते हैं कि टॉपर्स अपने इंट्रो को बहुत शॉर्ट रखते हैं और इन्होंने थोड़ा इसको स्ट्रेच कर दिया। ये बेसिक डिफरेंस था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंट्रो और यहाँ पे भी देख सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस था, आपको पता लग गया। सबका लिखने का स्टाइल एक जैसा नहीं होता। आप में से कुछ लोग होंगे जो इस तरीके से लिखते होंगे, कुछ लोगों की लिखाई ऐसी होगी। दोनों ही ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है? ज़्यादा बेहतर अगर मुझसे कहोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट अगर ये पहले रखते और उसके बाद फिर
इंक्लूसिव ग्रोथ की थोड़ी बेसिक डेफिनिशन दे देते, जो कि यहाँ पे आगे आके इन्होंने दिया ही है, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। ऐसे में इनकी डेफिनिशन ठीक है, शॉर्ट है, क्रिस्प है एकदम, और इसके बाद डायरेक्ट ये जंप कर जा रहे हैं अपने मेन बॉडी पे। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, हमें क्या एड्रेस करना था, हमें फैक्टर्स को एनालाइज़ करना था और 5 डिकेड को फोकस में रखना था। सेंट्रल थीम तो पता ही है आपको, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसको लेके हमें 5 डिकेड के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुई वो दिखाना था, प्लस फैक्टर्स को दिखाना था। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर आप डायमेंशंस को ओपन कर रहे हो, उसकी डिटेल्स को अगर यहाँ पे आप दिखा रहे हो, तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा एरिया आपने एड्रेस किया। जैसा कि यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है। कैसे एस्पेक्ट्स हैं वो समझो। इंक्लूसिव अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है? कौन से सेक्टर्स हैं एग्जांपल के लिए? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अक्रॉस जेंडर भी होना चाहिए, मेल, फीमेल और एलजीबीटी वाला जो पूरा है, एलजीबीटीक्यू+ वो भी उसके अंदर होने चाहिए। अक्रॉस रीजन्स, रूरल और अर्बन लैंडस्केप दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। एक यहाँ पे इन्होंने पता नहीं ये क्यों पॉइंट लिखा है, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नो कास्ट और रिलिजन की बात की है, और इसको इन्होंने बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ में कास्ट और रिलिजन नहीं होगा। तो ये गलत पॉइंट है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही यही है, बेसिक सा मतलब है कि आपको सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ, सबका विकास। अगर आसान शब्दों में कहूँ, तो यही इसका मतलब है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ को छोड़ दोगे, माइनॉरिटीज़ में लिंग्विस्टिक भी आएँगे, रिलीजियस के बेसिस पे भी आएँगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी आएँगे। तो माइनॉरिटीज़ तो इसमें होंगी, तो यहाँ पे रिलीजन तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एड्रेस हो रहा है। प्लस कास्ट की अगर बात करोगे, कास्ट का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है, एक सोशल अपलिफ्टमेंट वाला है, और दूसरा जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं या फिर कुछ ऐसे मिनियल जॉब्स में हैं, जिनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, जिनका ग्रोथ करने की बात की जा रही है। रिपोर्ट्स बीच में पब्लिश हुई थी काफ़ी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर ऐसा पॉइंट लिखना ये गलत है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉपर्स भी मिस्टेक करते हैं इस तरीके की। दूसरे साइड देख लेते हैं दूसरे टॉपर ने क्या किया। यहाँ पे इन्होंने भी सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे एस्पेक्ट्स थे और यहाँ पे कंपोनेंट्स है, दोनों ही सिमिलर सी चीज़ें हैं। फ्लो चार्ट की बात करते हुए देख लो फ्लो चार्ट कैसे बन रहा है। कंपोनेंट्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वुमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन डायरेक्शंस में आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, ठीक है। बेसिक सा एड्रेस हुआ है, कोई बहुत इन्होंने रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं किया अभी तक। इसके बाद पहली हेडिंग आती है दोनों की। यहाँ पे एक पॉइंट में अगर आप डिफरेंस देखोगे, जिसको मैं आगे भी एड्रेस करूँगा, तो वो आपको बेहतर समझ आएगा। मैं आगे ही समझाता हूँ आपको। यहाँ पे पहली हेडिंग है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हेडिंग है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे एड्रेस हुआ है? पहला पॉइंट है, फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेनिट्रेशन, नो लीकेज एग्जाम्पल में डीबीटी, ठीक है। कैश ट्रांसफर्स एग्जाम्पल में पीएम किसान, और इसके थ्रू 6,000 रुपीज जो है वो फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। लेयर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पॉइंट्स कैसे हैं? लेयर्ड पॉइंट्स। लेयर्ड पॉइंट्स की बात मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी। वहाँ पे एक टॉपर ने लेयर्ड पॉइंट्स रखे थे, दूसरे ने नहीं रखे थे। ये सेम चीज़ मैं पिछले काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ। आदित्य श्रीवास्तव बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं वो। उनके आंसर्स हमने देखे थे। उनके आंसर्स में ये लेयर्ड पॉइंट्स वाली चीज़ जो है बहुत अच्छे से एड्रेस होती थी। और वैसा ही कुछ इनके आंसर में भी मुझे दिखा है, जहाँ पे लेयर्ड पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पे आप वो क्लियरली देख सकते हो। छोटे-छोटे कीवर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पे लेयर्ड पॉइंट्स को फ्रेम किया जा रहा है। अगला पॉइंट है नॉन कैश ट्रांसफर्स, इसमें पीएमजीकेवाई है फॉर फूड ग्रेन्स। 80 करोड़ पॉपुलेशन को जो हमने फूड ग्रेन्स बाँटे हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर में, तो वो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। कैसा पॉइंट है? लेयर्ड पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कनेक्ट होके एक साथ प्रेज़ेंट की जा रही है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान भी नहीं होना है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तीनों लेयर्स को आप अलाइन कर दो, एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगला पॉइंट है फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ के अंदर पीएमजे 5 लाख का इंश्योरेंस है ट्रीटमेंट के लिए, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं होगा, उसका बर्डन नहीं आएगा, और ये एक अच्छा पॉइंट आपको दिख रहा है। इंक्लूड करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग क्या है? और अगर अभी इंडिया में इसको लेके कुछ हो रहा है, तो क्या वो स्टेप्स लिए गए? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनके एंड से। अब दूसरे टॉपर के पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे आपको वो लेयर्ड पॉइंट्स वाला गैप फ़ील होगा, और वो कैसे फ़ील होगा यहाँ पे आप देखोगे। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है ग्रोथ रेट, ठीक है? कंट्रीब्यूशन किन फैक्टर्स ने किया है, ग्रोथ रेट सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। इंडिया बीइंग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे मेंशन करने का, इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज इन साइज ऑफ पाई, इकोनॉमिक सर्वे 24, ठीक है? साइज ऑफ पाई इंक्रीज हो रहा है और ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो वो दिख रहा है कि ये फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, ठीक है? फॉल इन
अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 3.2% इन 2024। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे देखा जाए मतलब तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हाँ, नंबर्स में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा क्योंकि काफ़ी पहले से अगर आप कंपेयर करोगे, तो सीधी-सी बात है कि आपको रेट में थोड़ा-सा ग्रोथ तो दिखेगी। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रखा है कि ठीक है, फैक्टर्स कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ जो है, वो भी एक कंट्रीब्यूटर है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेयर्ड पॉइंट्स जो यहाँ पे थे, जो डायरेक्टली फिट हो रहे थे, वो यहाँ पे मिसिंग है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं। मेक इन इंडिया का मेंशन किया उसी में इन्होंने एग्जांपल के फॉर्म में पीएलआई और ईएलआई स्कीम्स, ठीक है। यहाँ पे सेम पॉइंट था ये वाला एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ वाला, इसके अंदर मेक इन इंडिया का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद अगला पॉइंट है इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और ये रेट इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़िया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये एक बढ़िया पॉइंट है। और इससे हमें दिख रहा है कि इंक्लूजन बढ़ा है, किसका, फीमेल्स का। फीमेल वर्कर्स का जो ये है इंक्लूजन है, वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है। इसके अंदर इन्होंने कुछ स्कीम्स भी मेंशन कर दी। ये एक लेयर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 लेयर में पॉइंट्स है। पीएलएफएस का रिपोर्ट है, ठीक है। हाइब्रिड वर्क पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। लीगल जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। पॉश वगैरह इन्होंने मेंशन किया, और स्टार्टअप इंडिया स्कीम का इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, पुश दिया जा रहा है, और जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है इंक्लूजन के लिए। इसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। एज़ इंडियाज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉल टू 2.3% इन 2024 ड्यू टू, और यहाँ पे देखो फिर से लेयर्ड पॉइंट आ गया। पॉवर्टी एलिवेशन हुआ, ठीक है। इंडिया की पॉवर्टी जो है वो भी कम हुई, वो रेट कम हुआ, और फिर स्कीम्स आ गई। ये देखो, कौन-सी स्कीम है? आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये कुछ स्कीम्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। ये एक लेयर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, अच्छा पॉइंट है। इसके साथ-साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वगैरह भी एड्रेस हो सकता था, कुछ चैलेंजेस के फॉर्म में, जो कि मुझे लगता है आगे शायद इन्होंने एड्रेस किया है। चांसेस है कि किया होगा। अगला पॉइंट है फोकस ऑन ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इंक्लूजन हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर दो, सारी चीज़ें आ सकती है इसके अंदर। पंचामृत है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। मल्टी डायमेंशनल रखने की कोशिश की है आंसर को, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने। फिर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, लाइक जीएसटी रिफॉर्म्स और फेसलेस एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ चैलेंजेस मेंशन किए हैं। इन चैलेंजेस को देखने से पहले हम दूसरे टॉपर का यहाँ पे जो बच गए थे पॉइंट्स वो देख लेते हैं, और इसी के साथ-साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आपको दिखेगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है फोकस ऑन स्किल इंडिया, ठीक है। पीएम विकास और पीएम केवीके कौशल विकास केंद्र वाला इन्होंने स्कीम मेंशन किया, लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। इंटर्नशिप स्कीम्स भी है, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ से समझो आप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड इन्होंने भी एक पॉइंट रखा था, एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। यहाँ पे देखो ये पॉइंट, और यहाँ पे देखो ये पॉइंट। दोनों में बेहतर कौन-सा है, आप खुद से ये जज कर सकते हो। मेरा ओपिनियन लोगे, ये पॉइंट डेफिनिटली बेटर है। ये आंसरिंग स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है इस वाले से। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। मेरा सजेशन होगा कि आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपनी आंसर राइटिंग में लेके आइए, जहाँ पे आप लेयर्ड पॉइंट्स को रख रहे हो, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा दिखा रहे हो, तो ऐसी कोशिश आपकी होनी चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लखपति दीदी, अभी काफ़ी न्यूज़ में था, बैंक लिंकेज वगैरह का मेंशन किया, ठीक है, उसके अंदर की डिटेल्स है। इसके बाद कोऑपरेटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कोऑपरेटिव से भी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी है, और इंक्लूजन भी हुआ है रूरल पॉपुलेशन का, एक बहुत अच्छा पॉइंट। पुश टू पीएसीज़ फॉर्मेशन, ठीक है। स्कीम्स फॉर ट्राइबल्स, पीएम जनमन और पीएम जुगा, जनजातीय उन्नति की शायद ये स्कीम है, इसका आइडिया नहीं है मुझे। दोनों का फुल फॉर्म अगर कोई मेंशन कर सकता है तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने किसी टॉपर को ट्राइबल से रिलेटेड स्कीम्स बहुत रेयरली मेंशन करते हुए देखा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इंक्लूजन के लिए, बढ़िया पॉइंट है। तो इसको आप लोग भी याद करके रख लो, आगे चल के आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। इसके बाद है रीजनल ग्रोथ, यहाँ पे डोनर फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पीएम डिवाइन, ठीक है। ये कुछ स्कीम्स यहाँ पे दिख रही है रीजनल ग्रोथ के लिए। रिड्यूसिंग एक्सेस बैरियर्स, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है फॉर बॉर्डर एरियाज़, अच्छा पॉइंट है, बॉर्डर एरिया का भी इंक्लूज़न आपको दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। काफ़ी एरियाज़ को इन्होंने यहाँ पे कवर किया है, और ख़ास करके इनके जो पॉइंट्स आप देख रहे हो लेयर्ड पॉइंट्स होने की वजह से काफ़ी कुछ एड्रेस हो जा रहा है सिंगल पॉइंट के अंदर। फिर उसके बाद है फोकस ऑन स्कीम सैचुरेशन, नो एक्सक्लूजन, स्कीम सैचुरेशन पे फोकस है, जो भी स्कीम है उसको लास्ट माइल तक हम पहुँचाएँगे, ऐसा कुछ फोकस हो गया, और इससे एक्सक्लूजन के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया फॉर वल्नरेबल्स, ये भी अच्छा पॉइंट है इंक्लूजन के लिए, और फिर यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड दिया। यहाँ पे कैसा वे फॉरवर्ड है? आफ्टर एब्सोल्यूट पॉवर्टी फोकस ऑन रिलेटिव पॉवर्टी पे फोकस है, ठीक है, फोकस वहाँ पे होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अलग-अलग तरीके से इनइक्वालिटीज़ जनरेट हो रही है, वो इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करना।
वो सारी चीज़ें जो है, अब हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी से तो हम ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन अलग-अलग फ़ॉर्म में इनइक्वालिटीज़ अभी भी है, तो ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है। इसके बाद है कवरेज टू अर्बन पुअर। अर्बन पुअर को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जब भी पॉवर्टी की बात आती है। अर्बन पुअर को भी नेग्लेक्ट किया जाता है। इनके लिए कुछ कवरेज अगर हम दे पाएँ तो वो भी बढ़िया है। वैसे है, लेकिन इसको मेंशन करना एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, दोनों ही आंसर में कुछ ना कुछ गैप आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि चैलेंजेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो गैप को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे जो चैलेंजेस मेंशन हुए, राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, ये चैलेंज है। कुछ-कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हटाने वाला ही पॉइंट, कि अब नया चैलेंज आ गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। 10% ओन 77% वेल्थ ऑक्सफैम। यहाँ पे इन्होंने देखो 1% ओन 40% वेल्थ, दोनों के अलग-अलग नंबर्स हैं। ख़ैर कौन-सा सही है ये 1% वाला तो मैंने देखा हुआ है, इसका मुझे आइडिया नहीं, हो सकता है कि 10% के पास 77% वेल्थ हो, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई आप लोग कर लेना। फिर उसके बाद है स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है और ऑटोमेशन रिस्क है, ठीक है, ऑटोमेशन का भी रिस्क है, वो एक चैलेंज है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि चैलेंज अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन दिए बिना आप अगर चले जाओगे, तो भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन दे दे रहे हो, तो चैलेंजेस मिसिंग हो जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में ये ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधूरा लग रहा है क्वेश्चन, आपका आंसर जो है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। वे फॉरवर्ड में आप सजेशन देके आगे बढ़ जा रहे हो। लेकिन चैलेंजेस में आप एक प्रॉब्लम को हाइलाइट करके फिर आगे जा रहे हो, बिना उसका सॉल्यूशन दिए। तो ऐसे केस में ये पार्ट मैं कहूँगा अवॉइड करो और उसकी जगह कोशिश यही करो कि अगर आप चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड दोनों ही मेंशन कर पाओ, तो बहुत बढ़िया। वो कैसे करोगे वो समझ लो। लिमिटेड स्पेस में आप ईज़िली कर सकते हो, एक छोटा-सा टेबल बना दो, यहाँ पे वे फॉरवर्ड और यहाँ पे चैलेंजेस। एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे दो और एक चैलेंज यहाँ पे दो, ठीक है? या फिर चैलेंज को इस साइड कर दो और वे फॉरवर्ड इस साइड कर दो, तो ये बेहतर होगा। यहाँ पे आपने चैलेंज को मेंशन किया और उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन हो गया। फिर इसी तरह और एक पॉइंट दे दिया, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा अगर लिमिटेड स्पेस है तो। इसके बाद यहाँ पे दोनों ने कंक्लूड किया। कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पे इनका कंक्लूजन है ऑक्सफैम सेज टॉप 1%, ठीक है, 40% वेल्थ है उनके पास। मैकेनिज़्म्स लाइक वेल्थ टैक्स कैन बी एक्सप्लोर्ड। वेल्थ टैक्स को लगाया जा सकता है, इसे मैकेनिज़्म लाए जा सकते हैं। दूसरे साइड क्या है? आइडिया ऑफ सबका साथ सबका विकास इज़ ट्रूली इंक्लूडेड इन सप्तऋषि गोल्स ऑफ बजट नारी शक्ति, और ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। तो ये हमें दिख रहा है कि इनका कंक्लूजन। दोनों ही कंक्लूजन सही है। बाकी और बचे हुए एरियाज़ हमने एड्रेस कर लिए। अगर आपको लगता है कि इस एनालिसिस में और कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आगे आपको अगर इसी तरीके के डिटेल्ड एनालिसिस देखने हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस सीरीज़ को उस तरीके से अप्रोच करो, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, उस पे थोड़ा ध्यान दो और ये इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी। और इतना भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ एकदम शिद्दत के साथ कर लेते हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप एक अच्छा आंसर लिख लो, बिना किसी आंसर राइटिंग कोर्स, बिना किसी प्रोग्राम को जॉइन किए। क्योंकि इसमें इतनी सारी डिटेल्स डिस्कस होती हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल आंसर राइटिंग कोर्स में वैसे भी डिस्कस होती होंगी। इसके अलावा अगर आप लाइव सेशंस को अटेंड करना चाहते हो, जो कि प्लान हो रहा है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो और मैं आपसे उन सेशंस में ही मिलूँगा।